नमस्कार। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे हमला हो गया है। ये बातें आप सबको पता है, कल से यही बातें चल रही हैं। कौन सी राइफ़ल से हमला हुआ, AR-15, ये भी सबको पता है। कितनी दूर से मारा गया, कितनी उसकी रेंज थी, कितने राउंड फायर कर सकता था, ट्रंप ने क्या कहा, उठने के बाद क्या कहा, उनकी सिक्योरिटी सर्विस ने ऐनक पहनी, कैसे पहनी। तो ये सारी बातें चल रही हैं, उस बात पे हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो सब आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हम देखेंगे कि ये पहला हमला नहीं है यहाँ पर, कि इससे पहले भी प्रेसिडेंट के ऊपर वहाँ पर हमले हुए हैं। अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका कारण सिविल वॉर था। सिविल वॉर के बाद उन पर हमला किया जाता है साउथ की तरफ से, साउथ के जो स्टेट्स हैं। उसके बाद 1963 में जॉन एफ कैनेडी में भी हमला किया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तस्वीर जॉन एफ कैनेडी की कुछ सेकंड पहले की है, उन पे हमले से कुछ सेकंड पहले की। और ये रोनाल्ड रीगन पर 1981 में हमला होता है, एग्जैक्ट वैसे ही हमला होता है। और उनको सीक्रेट सर्विस पूरी तरीके से घेर लेती है, जैसे कि कल ट्रंप को घेरा गया उनको बचाने के लिए, तो उनकी बचत हो जाती है। उसी तरीके से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे भी वहाँ हमले हुए 1972 में। उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी अपाहिज रहे। तो ये पहला इंसिडेंट नहीं था दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में। उसी तरीके से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में भी ऐसे इंसिडेंट होते रहे। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी उसके एग्जाम्पल हैं। पाकिस्तान में भी होता रहा है, बेनजीर भुट्टो उसके एग्जाम्पल है, श्रीलंका में भी होता रहा है। तो कोई भी देश अछूता नहीं है इन सारी चीज़ों से। लेकिन फ़र्क एक है, जो भारत में हुआ वो एक आतंकवादी घटनाएं थी। और अगर राजीव गांधी वाली आतंकवादी घटनाएं थी, जो इंदिरा गांधी के ऊपर थी, वो डोमेस्टिक पॉलिसी के कारण उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा वो हमला किया गया, उनकी मृत्यु होती है। बेनजीर भुट्टो वाले केस में वहाँ पर आतंकवादी वाला मसला था। श्रीलंका में जब हुआ वहाँ तो लिट्टे का मसला था। लेकिन अमेरिका में ऐसा आतंकवादी वाला कोई मसला नहीं है। वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर थोड़ी सी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की है, जो आजकल पूरे विश्व में देखी जा रही है कि हर जगह पर दो दल जब आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो इस तरीके से लड़ रहे हैं कि जंग लड़ने जा रहे हैं। उससे जो आम लोग हैं उनकी जो मनोदशा है वो प्रभावित हो रही है। यही कुछ भारत में भी हुआ है, पाकिस्तान में हुआ। पीछे प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल के अंदर कर दिया गया। तो लोकतंत्र एक बड़े क्राइसिस की जगह पर है। इसीलिए चाइना का बार बार कहना है कि हमारा साम्यवाद वाला सिस्टम ठीक है, तुम बकवास काम कर रहे हो। तो एक वो इशू तो है ही, वो अमेरिका में बहुत बढ़ गया है, जो हमें देखने में मिला। जब ट्रंप हारते हैं पिछली बार, तो उन्होंने कहा कि मैं हारा ही नहीं हूँ, इलेक्शन ये फार्स है। ऐसा यूएस का प्रेसिडेंट कह दे कि इलेक्शन फार्स है, तो इसका मतलब कि वो क्या बात कर रहा है। और उसकी बात सुनकर समर्थक वहाँ पर चढ़ जाते हैं कैपिटल हिल के ऊपर और एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे साइन नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में कहीं भी सही संकेत नहीं आ रहे डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जो वहाँ पर एक और कल्चर है जिसके कारण ये हमले आसान होते हैं, वो है वहाँ का गन कल्चर। जब कल ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, उसी रात को वहाँ पर अलबामा में 2 मास शूटिंग के इंसिडेंट होते हैं। देखिए, कल ही वहाँ पर 7 लोग मारे जाते हैं। तो मास शूटिंग, गन कल्चर वहाँ पर एक बढ़ रहा है। जिस लड़के के पास, जिसने ट्रंप पर हमला किया, उसके पास भी वो गन आसानी से अवेलेबल थी। उसका कारण वहाँ के लॉ हैं, जिसको हम समझेंगे। तो देखिए, 293 मास शूटिंग इंसिडेंट हो चुके हैं अब तक। कहाँ पर? USA में 2024 में। और पिछले साल 632 हुए थे। तो इस बार लग तो रहा है कि थोड़े से कम है, लेकिन पता नहीं इलेक्शन जब तक नवंबर में होंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर राइवलरीज और किस्म की भी बढ़ती जा रही हैं। तो वहाँ पर सिचुएशन बड़ी गंभीर है। तो गन कल्चर का वहाँ पर बहुत बढ़ावा मिल गया है। गन कल्चर का जो कारण है, उसके कारण जो यूएस के सर्जन जनरल हैं, जो उनके मेडिकल के चीफ कह सकते हैं पूरे देश के, उन्होंने 25 जून को, इसी 25 जून को गन वायलेंस को पब्लिक हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा था इससे अब जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु दर बढ़ रही है, लोगों पर जो मानसिक इसका असर पड़ रहा है वो भी बहुत अधिक है। अब ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन वहाँ की नेशनल राइफल एसोसिएशन है, उसका कहना है कि ये सब फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये डेमोक्रेट्स ऐसा चाहते हैं। क्योंकि बिडेन कहते रहे हैं कि असॉल्ट राइफल, जिसको विवेक मूर्ति ने भी कहा कि असॉल्ट राइफल को एटलीस्ट दोबारा बैन किया जाए। असॉल्ट राइफल वही राइफल है जिसमें एक साथ काफ़ी सारे राउंड होते हैं, जैसे कि AR-15 जिससे कल हमला हुआ है, जिससे मास शूटिंग में काम किया जाता है। तो इनका कहना था असॉल्ट राइफल को बैन करो। एक लॉ था जो 2004 में एक्सपायर हो जाता है। बिडेन चाह रहे हैं कि वो दोबारा इम्प्लीमेंट हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं ये नहीं होने दूंगा, असॉल्ट राइफल पे बैन नहीं होने दूंगा। और उसी असॉल्ट राइफल ने कल उन पर हमला कर दिया। अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर होते तो काम कल हो गया था।
तो असॉल्ट राइफल को बैन करना वहाँ पर ज़रूरी है, ऐसा विवेक मूर्ति कहना है। देखिए वहाँ पर क्राइसिस है उस चीज़ का, लेकिन पॉलिटिकली इन सारी चीज़ों को माना नहीं जा रहा। तो जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है उसका कहना है कि ये सब फालतू बातें हैं, ना ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, ना ही कोई बैन होना चाहिए, ये सब बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि हमारी बंदूकें बिक रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संविधान है, सेकंड अमेंडमेंट है, 1791 में हुई थी, वो हमें कहता है कि हथियार लेकर आप चल सकते हो। देखिए जो चीज़ 1791 में कही गई हो तो 2024 में सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। समय बहुत बदल गया है। तब सिचुएशन और थी, तब पूरे अमेरिका में कुछ भी नहीं था, जंगल था, 13 स्टेट्स थे ईस्टर्न कोने पे, बाकी सब खाली था। अब सारा बस गया है। तब जंगल हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े आपस में होते थे। अब एक स्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स और जहाँ पर कॉर्पोरेट मिल जाए तो आप किसी भी रूल को कैसे भी अमेंड करके कैसे भी उसको चला सकते हो, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो यही हाल वहाँ पर है। तो ये क्या कहता है सेकंड अमेंडमेंट? ए वेल रेगुलेटेड मिलिशिया इज़ रिक्वायर्ड। कहने का मतलब कि एक वेल रिक्वायर्ड जो मिलिट्री है उसकी तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो राइट ऑफ पीपल टू कीप एंड बियर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। तो जो लोगों का हथियार रखने का और उसे पहन के चलने का जो अधिकार है, उसे यूज़ करने का, उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। इसी के दम पर वहाँ पर गन कल्चर में इतना बढ़ावा मिला हुआ है। तो एक सर्वे के हिसाब से 2-3 साल पुराना सर्वे है, 30% जो अडल्ट यूएस के लोग हैं उनके पास खुद की गन है, और जो नहीं है जिनके पास, उसमें से भी 35-36% का कहना है कि जैसे ही पैसे हो जाएंगे हम खरीद लेंगे। तो वहाँ पे गन के लिए लाइसेंस नहीं मिलता, पहले वहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली आप ले सकते हो, जैसे हम गाड़ी ले सकते हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, वैसे ही वो वहाँ पर बंदूक खरीद सकते हैं। आपको पैसे मिल गए, दुकान पे गए, आपने बंदूक खरीदी, घर ले आए और आप मौज से अपना घूमते रहे। हाँ, किसी किसी स्टेट में अब किया गया है कि आप एटलीस्ट रजिस्टर करा लो कि आपने कौन सी बंदूक खरीदी है। किसी किसी स्टेट्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा है कि भाई जिसका दिमाग ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, उसको नहीं देंगे, या पुराना तगड़ा कोई क्रिमिनल है उसको नहीं देंगे, लेकिन आम पब्लिक के लिए लगभग वहाँ पर गन फ्री है। और सबसे ज़्यादा जो गन यूज़ होती है वहाँ पर हैंड गन, उसके बाद राइफ़ल, शॉर्ट गन दोनाली जैसी चीज़ हो गई, राइफ़ल आप समझ ही गए AR-15 जैसी चीज़ हो गई, AK-47 जैसी बात हो गई, हैंड गन छोटी पिस्टल वगैरह। तो रूरल एरिया में वहाँ 46% लोगों के पास गन है। इतनी गन, भारत में एक गन लेने के लिए, लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की पता नहीं क्या क्या बिक जाए, कितने सोर्स लगाने पड़े, तब जाके वहाँ पर लाइसेंस मिलता है और वहाँ पर आराम से आप जाकर खरीद सकते हैं। तो बहुत कंडीशन में फ़र्क है। जो हमारे यहाँ कंडीशन है वही सेम ब्रिटेन में है। ब्रिटेन ने जो अपने यहाँ रूल अप्लाई किया था वही भारत में भी किया, और ब्रिटेन में स्ट्रिक्टेस्ट रूल है आर्म लाइसेंस का। वहाँ पर बिल्कुल कम बंदूकें हैं जैसे कि भारत में। और उससे भी अब बड़ी बात देखिए गन कल्चर कितना हावी है वहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट में पर 100 सिविलियन पीपल पे, मिलिट्री की बात नहीं हो रही, पर 100 सिविलियन पीपल के ऊपर 120 बंदूकें हैं। 100 के ऊपर 120 बंदूकें। हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा बंदूक होगी कहाँ पर? इराक में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ पर दिन भर खून खराब हो रहा है। नहीं, वहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अमेरिका में 120। उसके बाद आता है नंबर फॉकलैंड आइलैंड, यह अर्जेंटीना के पास है। एक डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा है, तो वॉर भी हुई है कई बार अर्जेंटीना और यूके में इसके लिए। तो इसलिए वहाँ पे मिलिट्री बैकग्राउंड होने के कारण वहाँ पर सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार है, लेकिन वो भी 62 हैं, तो वो भी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे यमन है। हूती बेचारे जो रोज़ हमला करते हैं, कभी सरकार को पलट देते हैं, कभी कैपिटल पे हमला कर देते हैं, तो वो पहले 3 में है। अफ़गानिस्तान जो इतना बदनाम है वो तो बेचारा 63वें नंबर पे है, उसके पास तो 12 है। भारत 120वें नंबर पे है, उसके बाद 5 है। चाइना 139-40 नंबर पे, उसके पास 3 है। हाँ, यहाँ पर एक इशू हो सकता है कि अफ़गानिस्तान, भारत और चीन में 2 नंबर की बंदूकें हो सकती हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हुई, क्योंकि ये 1 नंबर का डाटा है, तो यूएस का 1 नंबर का डाटा है। हाँ, अगर 2 नंबर में जोड़ेंगे हो सकता है अफ़गानिस्तान के पास 24 पहुँच जाए, भारत के पास 10 हो जाए, क्योंकि कट्टे कुट्टे सब ये भी हथियारों में ही आते हैं, तो उतने हो जाएंगे भारत के पास, 100 में 10 आदमी के पास मिल जाएंगे। तो भारत में ये स्थिति है, अमेरिका में ये। देखिए गन कल्चर वहाँ पर कितना अधिक हावी हो गया है। इस तरह से एक एक व्यक्ति के पास वहाँ पर बंदूकें हैं। इस व्यक्ति को उठा के सिर्फ यहाँ पर अफ़गानिस्तान और तालिबान का कोई आदमी बैठाना है और लगेगा कि बिल्कुल काबुल से ही फ़ोटो आ रही है। सिर्फ यही तो फ़र्क है, और क्या फ़र्क है इस तस्वीर में? सिर्फ यहाँ पर कोई उस तरीके के कपड़े पहन के नहीं बैठा, नहीं तो काम तो वही है सारे। यहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी बच्चों के पास बंदूकें आराम से हैं। तो अमेरिका में गन कल्चर बहुत
हावी हो चुका है, बुढ़े हों बच्चे हों सबके पास है। और जो रही सही कसर है वो अभी अमेरिका ने और पूरी कर दी है। इसी 8 जुलाई को वहाँ पर एटीएम की तरह एमुनिशन एटीएम लगा दिया गया है, यानी कि आप जाइए, बटन दबाइए, पैसे भरिए और आपकी गोलियां निकल आएंगी। आप अपनी राइफ़ल का भरिए, सिस्टम कौन सा है, उसको कौन सी गोलियां लगेंगी, सब वहाँ पे भरा हुआ डाटा, आप वाली बंदूक की गोलियां निकल आएंगी। आप उसमें भरिए और चलाते हुए वहीं से बाहर निकलिए, मौज लेते हुए, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। तो देखिए वहाँ पर किस तरीके का, हमारे देश में ऐसा हो जाए, बंदूकें मिल रही हैं और गोलियों के एटीएम लगे हैं तो क्या हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा। हमारे देश में तो और ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमारे देश में इसीलिए ऐसा रूल भी नहीं है। खैर काम तो वहाँ पर भी ख़राब हो रहा है। तो ये आज का जो हमने एनालिसिस किया वो किया कि कारण क्या था जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, उसके पीछे जो गन कल्चर बार बार आता है वो किस तरीके से वहाँ पर फैला हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट अब ऐसे भी होने लग गए हैं जहाँ पर जो भारतीय हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि कारण यही है कि वहाँ पर रेशिज्म भी थोड़ा बढ़ रहा है, वहाँ पर नस्लवाद को बढ़ावा मिल रहा है, थोड़ा फासिस्ट फोर्सें बढ़ रही हैं, राइट विंग का थोड़ा वहाँ पर उस तरीके से उत्थान है कि जो वाइट है उन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए, जो दूसरी रेसिस है उनको आगे आने का मौका नहीं है। और जहाँ पर इस तरीके का गन कल्चर हो तो वो देश एक तरीके से हथियारों और बारूद पर ही बैठा हुआ है, कभी भी उसमें आग लग सकती है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।